कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई, और इसी तरह हम आगे भी अच्छी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। एपिसोड 90, रेहान का इनकार। आपने अभी तक पिछले एपिसोड में सुना कि किस तरह रेहान अपने दिल की बात मयंक को बता देता है कि उसे उसकी बहन से शादी नहीं करनी है। वो पुराने बने रिश्तों में बंध कर नहीं रहना चाहता। अब आगे रेहान अपने मन की बात कहकर वहां से चला जाता है, क्योंकि अभी वहां उसे कोई नहीं दिखता। वह किसी को इस समय डिस्टर्ब नहीं कर सकता था। वही सायरा तैयार होकर जब नीचे आती है तो देखी है कि वहां रेहान नहीं था। ये देखकर तो उसका मुंह ही बन जाता है। तभी वह अपने सर्वेंट से पूछता है कि रेहान कहाँ गया। उसकी सर्वेंट उसे बताती है कि रेहान बाबा जा चुके हैं। ये सुनकर तो सायरा का खून ही खो जाता है। अब पछताने लगती है कि उसने तैयार होने में इतना समय क्यों लगाया। दूसरी तरफ रेहान इस मैटर को जल्द से जल्द सुलझाना चाहता था। इस वजह से वह अपने विलन जाकर अपने घर की ओर निकल जाता है। उसे अपने माँ की कंडीशन भी जाननी थी। शायद इसी कारण से वह घर जाना चाहता था। वह जैसे ही अपनी मेंशन में पहुंचता है तो देखा है कि अभी सभी लोग लिविंग हॉल में बैठे हुए थे। वो सब रेहान को देखकर थोड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं, क्योंकि रेहान आने से पहले किसी को सूचित नहीं किया था और अचानक से इस तरह आ गया था। फिर भी ज्यादा ना सोचते हुए वह सब रेहान का वेलकम करते हैं। रेहान की माँ की कंडीशन भी थोड़ी ठीक हो चुकी थी, इस वजह से वह उठ बैठ सकती थी। पहले तो कुछ देर लोगों से इधर उधर की बातें करता है, फिर अपने सख्त इंप्रेशन के साथ कहता है कि मुझे आप लोगों से एक जरूरी बात करनी है। उसकी बात सुन के सभी लोग रेहान की तरफ देखते हैं। रेहान इस समय काफी गंभीर दिखाई पड़ रहा था, इसलिए वह भी थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। आखिर में रेहान क्या बात करना चाहता है, सभी के मन में इस समय यही सवाल चल रहा था। तभी रेहान अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोलता है कि दादाजी, मैं रघुवंशी फैमिली में शादी नहीं करना चाहता हूँ। उसकी बातों को सुनकर एक पल के लिए सभी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। आखिर में आज ऐसा क्या हो गया जिससे रेहान ऐसी बातें कर रहा है? क्या कुछ हुआ है? या सोचते हुए रेहान के दादा रेहान से कहते हैं, रेहान आखिर क्या बात है? जो भी है साफ साफ बताओ। रेहान अपनी दादी की बातों को सुनकर उनसे सीरियस टोन में कहता है कि मुझे सायरा से शादी नहीं करनी है। सायरा मेरी किस्म की बिल्कुल नहीं है और मैं पूरी जिंदगी उसके साथ नहीं बिता सकता हूँ, और मैं अपना फैसला बिल्कुल भी नहीं बदलूंगा। बाकी आप लोगों को जो करना है करिए। रेहान की बातों को सुनकर रेहान के पापा थोड़ा तेज आवाज में रहते हैं। रेहान, ये क्या कह रहे हो? आखिर में तुम उनसे शादी क्यों नहीं कर सकते हो? वह ठीक तो है, अच्छी भी हैं और पढ़ी लिखी भी हैं, संस्कारी हैं, और क्या कमी है उनमें? अपने पापा की बातों को सुनकर रेहान अपनी आंखें छोटे करते हुए कहता है कि आपको जो सोचना है सोचिए, पर वह मुझे अपने लिए सूटेबल नहीं लगती है और मैं किसी ऐसे शख्स से शादी नहीं कर सकता हूँ जो मुझे बिल्कुल पसंद ना हो। रेहान की बातों को सुनकर इस समय रेहान के दादा थोड़ा परेशान थे, लेकिन वो अंदर ही अंदर खुश थे कि अब रेहान जब अपने से ही शादी के लिए मना कर रहा है तो वह अपनी पसंद की लड़की से रेहान की शादी करवा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सायरा दादाजी को भी पसंद नहीं थी। उसकी हरकतें काफी ज्यादा बचकानी होती थी और दादाजी अच्छे से जानते थे कि रेहान बहुत ही ज्यादा मैच्योर है और उसे अपने तरह ही लड़की चाहिए।
वहीं दूसरी तरफ रेहान की मां भी मन ही मन खुश थी, क्योंकि वह रेहान की शादी अपनी पसंद की लड़की से करना चाहती थी। पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह रेहान से कैसे बात करें और दादाजी को कैसे समझ पाएंगे, क्योंकि यह रिश्ता बहुत पुराना तय किया गया था। अगर उन्होंने तोड़ने की बात की तो शायद दादाजी उनसे नाराज हो जाते, लेकिन अब अच्छा मौका है। इस समय तो रेहान की मां के आंखों के सामने बस किया का ही चेहरा घूम रहा था। उन्हें अपनी बहू के रूप में किया से बेहतर कोई लड़की नहीं मिल सकती। वह दिल ही दिल में रेहान के इस फैसले से बहुत खुश थी। दूसरी तरफ रेहान के दादाजी के आंखों के सामने भी एक मासूम सा चेहरा घूम रहा था, जो और कोई नहीं बल्कि हमारी किया थी। जब से रेहान के दादाजी ने किया को देखा था, तब से ही वो उसे अपनी बहू बनाने की सोच रहे थे, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वर्षों से तय किया गया है वह रिश्ता कैसे तोड़े। इससे उन दो परिवारों के बीच मनमुटाव पैदा हो जाएगा। वही रेहान की दादी तो बस रेहान की खुशियों में खुश थी। अगर उसे सायरा से शादी नहीं करना है तो उसकी मर्जी है, और अगर उसे किसी और से शादी करना है तब भी वह खुश हैं। बस वह जिससे शादी करे उसके साथ हमेशा खुश रहे, इसलिए वह भी कुछ नहीं रहती। वही रेहान के पापा थोड़े परेशान लग रहे थे। अगर यह शादी टूटी तो दोनों परिवार में फिर से तनाव का माहौल बन जाएगा। इतने सालों बाद तो जाकर यह रिश्ता फिर से सुधार है। अब फिर से वही बात दोहराई जाएगी। उन्हें इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह रेहान की तरफ देखते हुए कहते हैं कि आखिर में तुम्हारा करने का क्या मन है, तुम हमें साफ साफ बताओ। रेहान उनकी तरफ कोल्ड नजरों से देखा है और बस दो शब्दों में कहता है कि मुझे रघुवंशी फैमिली में शादी नहीं करनी है। बस मेरा लास्ट डिसीजन है। आप लोग मानते हैं तो सही हैं, अगर नहीं मानते हैं तो भी सही है। अब उसकी बातों को सुनकर रेहान के पापा परेशान हो जाते हैं। वह अपने बेटे को अच्छे से जानते हैं। अगर उसने एक बार मन बना लिया तो वह किसी की नहीं सुनेगा। रेहान वहां से उठकर अपने रूम में चला जाता है। वहीं रेहान की मां अब मौका देखकर रेहान से बात करने की सोचती हैं। वह भी सर्वेंट को उसे अपने रूम में ले जाने के लिए कहती हैं। सर्वेंट भी रेहान की मां को लेकर उनके रूम में चली जाती है। रूम में जाकर रेहान की मां अपने मन में खिचड़ी पकाने लगते हैं कि किस तरह वह रेहान को पहले फुलाकर अपनी बातों में ले। वह अच्छे से जानती थी कि रेहान उनकी बातों को मानने वाला नहीं है, लेकिन उन्हें अपने बेटे पर भरोसा था। अगर वह एक बार उसे लड़की से मिल लेगा तो शायद उसका मन बदल जाए। वह सिर्फ एक बार किया को रेहान से मिलना चाहती थी। इसी तरह रात बीत जाती है। सुबह ब्रेकफास्ट करते समय सभी लोग वहां इकट्ठा थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। रेहान भी शांति से ब्रेकफास्ट कर रहा था। रेहान की मां जानती थी कि खाने के बाद रेहान सीधा ऑफिस निकल जाएगा। उन्हें फिर बात करने का दोबारा अच्छा मौका नहीं मिलने वाला है। इस वजह से वह रेहान से कहती है कि रेहान, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम मुझसे अभी आकर मेरे रूम में मिलो। इतना कहकर वह अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर अपने रूम में सर्वेंट को ले जाने के लिए कह देती हैं। थोड़ी देर में रेहान अपने माँ के रूम में होता है। रेहान अपनी बात शुरू करते हुए कहता है कि मॉम, आपसे मुझे क्या बात करनी है, आप बेझिझक होकर बोलिए। आपको इतना समय क्यों लग रहा है? क्योंकि अभी तक वह दोनों 5 मिनट से बिल्कुल शांत एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। कोई कुछ नहीं कह रहा था। रेहान ने ही चुप्पी तोड़ते हुए अपनी माँ से बोलने को कहा। उसकी माँ ने लंबी सांस लेते हुए रेहान की देर तरफ देखते हुए कहा, रेहान देखो, मैं तुमसे जो कुछ भी खाने जा रही हूँ, पहले तुम मेरी बातों को शांति से सुना, उसके बाद ही तुम अपनी राय देना। अपनी माँ की बात को सुनकर रेहान भी अपना सर हाँ हमें दिला देता है।
अपनी बात को शुरू करते हुए मनीषा जी ने कहा, रेहान मैं तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की है। अभी उन्होंने इतना ही कहा था कि रेहान की आंखें छोटी हो जाती है। क्या उनकी मां ने उनसे यही सब कहने के लिए यहाँ बुलाया था? इस समय रेहान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, फिर भी वह शांत था। रेहान की तरफ इस समय उसकी माँ बहुत ही शांति से देख रही थी। वो उसके चेहरे को देखकर समझ चुकी थी कि रेहान को क्या फील हो रहा है, लेकिन वह अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है, वो लड़की बहुत ही ज्यादा अच्छी है और संस्कारी है। इसके साथ ही साथ वह बहुत ही ज्यादा मैच्योर है। वह भले ही देखने में कम उम्र की लगती है, लेकिन उसके पास बहुत ही ज्यादा हुनर है। एक तरह से देखा जाए तो वह खुद में एक परफेक्ट लड़की है। वह एक बड़ी डॉक्टर भी है और एक अच्छी फाइटर भी है। उसके साथ ही उसे बिजनेस की भी अच्छी नॉलेज है और सबसे बड़ी बात, वह बड़ों की इज्जत भी करना जानती है। जब मैं उसे पहली बार देखा तो वह मुझे तुम्हारे लिए एक ही नज़र में पसंद आ गई। वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। रेहान प्लीज मेरी बातों को एक बार मान लो और सिर्फ मेरे कहने पर तुम उसे एक बार मिल लो। मैं तुम पर अपने फैसले को जबरदस्ती नहीं ठोक रही हूँ, बल्कि उससे मिलने के बाद तुम्हारा जो फैसला होगा वह मैं मान लूंगी। लेकिन फिर भी मेरी इच्छा है कि तुम उसी से शादी करो, क्योंकि वह तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जिस तरह की लड़की तुम्हें डिजर्व करती है, बिल्कुल वह इस तरह की है। रेहान अपनी माँ की सारी बातों को शांति से सुन रहा था। क्या उसकी माँ उसे लॉलीपॉप दे रही है जो इस तरह से किसी लड़की का बखान कर रही है? वह अपनी माँ की बातों को बिल्कुल खारिज कर देता है और उसे लड़की से मिलने को मना कर देता है। वह कहता है कि वह बिल्कुल नहीं मिलेगा किसी से भी। उसकी माँ थोड़ा गुस्से में उसकी तरफ देखती है और कहती है कि आखिर में तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? कभी ना कभी तो तुम्हें किसी से शादी करनी ही पड़ेगी। अगर तुम्हें कोई पसंद है तो वह भी बता दो, हम उसी से तुम्हारी शादी कर देंगे। रेहान का तो मन था कि सब कुछ अपनी माँ को बता दे, लेकिन वह अभी खुद भी श्योर नहीं था। उसने तो अभी अपनी एंजल को बस पहली बार ही देखा है और वह कैसे बता दे कि वह उससे शादी करना चाहता है? शायद उसे एक लंबे वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। इस वजह से वह शांत रहता है और अपनी माँ को कुछ नहीं बताता है। उसकी शांति देखकर उसकी माँ समझ जाती है कि रेहान के पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं है। वह फिर से रेहान की तरफ देखते हुए कहती है कि रेहान, तुम्हें अच्छे से पता है कि मेरे शरीर में किस तरह का पॉइजन है, और अगर वक्त रहते वह पॉइजन का एंटीडोट नहीं मिला तो मेरी जान भी जा सकती है। जैसे ही इतना कहती हैं, रेहान अपनी कोल्ड आवाज में कहता है, माँ ये क्या कह रही हैं आप? आज तो आपने कह दिया, पर दोबारा अपने मुंह से ये लफ्ज नहीं निकलना। उसकी माँ रेहान को हाथ दिखाते हुए कहती है, पहले मेरी बात सुनो। और वह फिर अपनी बातों को शुरू करते हुए कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मैं बिना अपनी बहू का मुंह देख इस दुनिया से विदा हो जाऊं, और मैं तुम्हें अपनी लाइफ में सेटल देखना चाहती हूं, जिससे मेरी आत्मा को संतुष्टि मिले कि मेरा बच्चा यहाँ सही से है, उसे की केयर करने वाला भी कोई है। अपनी माँ की बातों को सुनकर रेहान बिल्कुल खामोश हो जाता है। वह अच्छे से समझ रहा था कि उसकी माँ को उसकी कितनी फिक्र है। वह बिल्कुल खामोश रहता है। वह किसी भी तरह का कोई प्रॉमिस नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह अपनी एंजल के सिवाय और किसी से शादी नहीं कर सकता। वह अपनी माँ से क्या कहे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसकी माँ फिर से उसे अपनी कसम देते हुए कहती हैं कि रेहान प्लीज, मैं तुम्हारे ऊपर अपना फैसला नहीं ठोक रही हूँ। तुम सिर्फ एक बार उससे मिल लो, उसके बाद तुम्हारा जो फैसला होगा मैं मान लूंगी। बस मेरे लिए एक बार मिल लो। वह लड़की बहुत अच्छी है और मुझे यकीन है कि तुम्हें वह जरूर पसंद आएगी। रेहान अपनी माँ की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में खामोशी झलक रही थी। उसका दिल बार बार मन कर रहा था। उसके बावजूद अपनी माँ की बातों को रखने के लिए वह अपनी माँ से हाँ कह देता है। यह सुनकर उसकी माँ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है।
आखिर में वह अपने बेटे को मनाने में कामयाब हो गई। अब बस एक बार किसी तरह वह उसे लड़की से अपने बेटे की मुलाकात करवा दे, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि वो उसे लड़की को कैसे बुलाएंगी रेहान से मिलने के लिए। तो अब आगे क्या होगा, क्या रेहान किया से मिल पाएगा, जानने के लिए चलिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 91, रेहान के दिल का सुकून। अब आगे रेहान वहां से चुपचाप चला जाता है। अभी वो बाहर आया ही था कि उसके दादाजी उसे आवाज लगते हैं और अपने साथ स्टडी रूम में ले जाते हैं। रेहान सोचता है कि शायद दादाजी को कोई इम्पोर्टेंट काम होगा, इस वजह से वो उसे बात करना चाहते होंगे। ये सोचकर रेहान दादाजी के पीछे पीछे स्टडी रूम में आ जाता है। दादाजी उसे आराम से बैठने के लिए कह देते हैं। जैसे ही रेहान आराम से बैठ जाता है, दादाजी अपनी बातों को शुरू करते हुए कहते हैं, रेहान जब तुम रघुवंशी फैमिली में शादी नहीं करना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी बातों को मान लेता हूँ। वैसे भी जितना यह आसान लग रहा है उतना यह आसान नहीं होने वाला है। तुम्हारे ना खाने की वजह से अब इन दो फैमिलियों के बीच का रिलेशन खराब होने वाला है। इसका मतलब तो तुम अच्छे से ही जानते हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी बातों को मान सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। रेहान आश्चर्य से अपने दादाजी की तरफ देखा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके दादाजी अब उसे किस तरह की शर्त करने को कहेंगे, लेकिन वो हर कीमत पर उसे फैमिली से अपना रिश्ता नहीं जोड़ सकता था। इस वजह से वह दादाजी को आगे खाने को कहता है। रेहान के दादाजी रेहान की तरफ देखते हुए बहुत ही गंभीरता के साथ रहते हैं कि ठीक है, तुम उसे लड़की से शादी मत करो, लेकिन तुम्हें मेरी बताई गई लड़की से शादी करना पड़ेगा, और यह मेरा लास्ट फैसला है। मैं जिस लड़की से तुम्हें शादी करने को कहूँगा तुम्हें उसी से शादी करना पड़ेगा। दादाजी की बातों को सुनकर अब तो रेहान का असर फटने को ही था। आखिर में सब उसके प्यार के दुश्मन क्यों बने पड़े हैं, सब क्यों उसे अपनी मर्जी से शादी करने को मजबूर कर रहे हैं। क्या उसकी अपनी कोई पसंद नहीं है? उसे अपने दादाजी की बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह गुस्से से अपने दादाजी की तरफ देखा है और कहता है कि आपके कहने का मतलब क्या है दादाजी? दादाजी उसे सॉफ्ट टन में रहते हैं, वही जो तुमने सुना है। रेहान अब बिल्कुल झाला जाता है और वह अपने दादाजी की तरफ देखते हुए कहता है, मैं आपकी बताई लड़की से शादी बिल्कुल नहीं कर सकता। आप लोगों ने आखिर में मुझे क्या समझ रखा है? अभी अभी माँ ने भी मुझे इसी के लिए बुलाया था, वह भी अपनी पसंद की लड़की से शादी करने के लिए मुझ पर दबाव बना रही हैं, और अब यही काम आप कर रहे हैं। आखिर में आप लोगों को मुझे परेशान करने में बहुत मजा आता है। मैं किसकी बातों को मानूं और किसकी बातों को ना मानूं? उसकी बातों को सुनकर दादाजी आश्चर्य से उसकी तरफ देखते हैं। क्या उनकी बहू ने भी कोई लड़की पसंद कर रखी है? लेकिन दादाजी अपने फैसले से बिल्कुल नहीं हटने वाले थे, क्योंकि जिस लड़की को उन्होंने पसंद किया था वह लड़की उन्हें रेहान के लिए बिल्कुल परफेक्ट लगती है। यार, मुझे लगता है कि अब उनके घर में एक ही लड़की के लिए कोल्ड वॉर चलने वाला है, यानी रेहान भी उसी के लिए लड़ रहा है, और उसकी माँ और उसके दादाजी भी। तीनों को जब पता चलेगा कि वह एक ही लड़की के लिए लड़ रहे हैं तो उनका रिएक्शन कैसा होगा? फिलहाल अभी रेहान का रिएक्शन देखते हैं। रेहान अपने दादाजी की बातों को सुनकर अब बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था। आखिर में उसकी कोई मर्जी है कि नहीं? वह दादरी से अपने कड़क आवाज में कहता है, दादाजी, मैं आप लोगों में से किसी का भी फैसला नहीं मानूंगा, और मैं अपनी मर्जी से ही अपनी शादी करूंगा। इस वजह से आप लोग अपनी अपनी पसंद को मेरे ऊपर ठोकने की बिल्कुल कोशिश ना करें। अब दादाजी को भी रेहान के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं, रेहान, तुम अपने बड़ों से बात करने की तमीज भूल गए हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा लिया गया फैसला लास्ट फैसला होगा, और तुम्हें इस लड़की से शादी करनी पड़ेगी जिससे मैं कहूँगा। अब रेहान का गुस्सा उसे कंट्रोल नहीं हो रहा था।
वो कहीं दादाजी को कुछ और ना कह दे, ये सोचकर वह गुस्से में वहां से चला जाता है। अब 1 मिनट भी उसे इस जगह पर नहीं रुकना था, वह सीधा अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। वह जैसे ही ऑफिस में पहुंचता है सीधे अपने केबिन में चला जाता है और अपनी चेयर पर सर टिककर अपनी आंखें बंद कर लेता है। इस वक्त उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, उसे फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, उसे लग रहा था कि वह सांस भी नहीं ले पाएगा। क्यों सब कुछ इतना कठिन है, क्यों सब उसी के साथ होता है। उसका दिल बहुत ही ज्यादा बेचैन था। आंखें बंद करते ही किया का मासूम सा चेहरा उसके सामने आ जाता है। उसके दिल को एक सुकून का एहसास मिलता है। इस वक्त उसे किया से बातें करने का बहुत मन कर रहा था, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे किया से बातें करे, कहीं किया उसे गलत ना समझ ले। लेकिन उसका दिल बेचैन था, वह एक बार अपनी एंजल की आवाज सुनना चाहता था। शायद उसका दिल शांत हो सके, ना चाहते हुए भी उसके हाथ उसके फोन पर चलने लगते हैं। वह तुरंत किया का नंबर डायल कर देता है, क्योंकि अब उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अगर वह किया से बात नहीं करेगा तो शायद वह सांस भी नहीं ले पाएगा। किया अपने रूम में जैसे ही तैयार होकर नीचे ब्रेकफास्ट के लिए जाने वाली थी, तभी उसके फोन की रिंग उसके कानों में सुनाई पड़ती है। वो फोन की तरफ बढ़ जाती है। जैसे ही स्क्रीन पर शो हो रहे नंबर को देखते हैं, उसका दिल जोरों से धड़क जाता है। इस समय उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी। किया जैसे ही फोन रिसीव करती है, उसे सामने से कोई आवाज नहीं सुनाई पड़ती। इस वजह से कुछ देर के लिए वह भी शांत रहती है। वही फोन रिसीव होते ही रेहान के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तभी उसे एक मीठी सी आवाज सुनाई देती है, हेलो। ऐसे ही यह आवाज रेहान के कानों में पड़ती है, उसके दिल में एक सुकून सा छा जाता है। उसकी एंजल ने उसका फोन रिसीव कर लिया है। ये सोचते ही रेहान के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वह सब कुछ भूल जाता है। एक ही पल में उसकी सारी फ्रस्ट्रेशन, उसका गुस्सा, सब कुछ गायब हो जाता है। रेहान जल्दी से जवाब देता है, हेलो एंजल। उसकी आवाज को सुनकर अब किया के दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस आवाज को सुनते ही उसका दिल क्यों इतना शोर मचाने लगा है। किया आराम से बोलती है कि हाँ क्या बात है, अपने फोन क्यों किया है। उसके इस तरह की सपाट बातों को सुनकर तो एक पल रेहान चुप हो जाता है। वह क्या बताएं उसे कि उसने क्यों फोन किया है। फिर वो कुछ सोचकर कहता है कि वह बस में तुम्हारा हाल जानने के लिए फोन किया था। क्या तुम ठीक से कल घर पहुंच गई थी? क्या तुम ठीक हो? किया भी आराम से जवाब देती है, हाँ मैं ठीक से घर पहुंच गई थी और मैं ठीक हूँ। फिर वह चुप हो जाती है। तभी रेहान फिर से पूछता है, क्या तुमने नाश्ता कर लिया? रेहान की बातों को सुनकर किया बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाती है कि आखिर में वह मेरे खाने के बारे में क्यों पूछ रहा है। फिर भी वह आराम से जवाब देती है, नहीं बस मैं करने जा रही थी। उसकी बातों को सुनकर रेहान भी हाँ में जवाब देता है और कहता है, ठीक है, जो पहले तुम नाश्ता कर लो, ज्यादा देर तक भूख नहीं रहना चाहिए, मैं बाद में तुमसे बात करूंगा। किया ओके करके फोन कट कर देती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह रेहान से क्या बातें करे। इस समय उसके दिल की धड़कन बहुत तेज थी, पर उसे रेहान से बात करने में अच्छा लग रहा था। पता नहीं क्यों उसे एक अपनेपन का एहसास हो रहा था। उससे बातें करते वक्त उसे एक सुकून महसूस हो रहा था। किया के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। वहीं दूसरी तरफ रेहान का दिल भी अब खुश था, क्योंकि उसने अपनी एंजल की आवाज सुन ली थी और उसके भी होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट थी। इस वक्त अगर इस तरह से रेहान को कोई देख लेता तो वह तो पागल ही हो जाता। कभी किसी ने रेहान को इस तरह मुस्कुराते हुए नहीं देखा है। शायद अपनी पूरी जिंदगी में कभी इस तरह से मुस्कुराया हो। इस समय उसकी मुस्कान बहुत ही दिलकश थी है। हाय, अगर कोई लड़की देख ले तो उसकी मुस्कुराहट पर मर मिटे। अब आगे क्या होने वाला है जानने के लिए चलिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 92।
सायरा की बेशर्मी। अब तक आपने सुना कि किस तरह से रेहान अपने घर वालों से नाराज होकर ऑफिस आ जाता है और किया से बात करके अब जाकर उसके दिल को सुकून मिलता है। अब आगे जैसे ही रेहान अपनी एंजल से बात करके अपना कॉल कट करता है, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। उसी वक्त उसका असिस्टेंट ऋषभ कुछ फाइलों को अपने हाथ में लिए अंदर आता है। रेहान इस वक्त इस पोजीशन पर अपनी कुर्सी पर कर पीछे की ओर किए हुए अपनी आंखें बंद कर हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था। इस समय ऋषभ की आंखें अपने सामने का नजारा देखकर बाहर आने को थी। ऋषभ अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था कि उसका ये खड़ूस बॉस इस तरह से कभी मुस्कुरा भी सकता है। एक बार तो उसकी मुस्कुराहट देखकर ऋषभ भी मंत्र मुक्त हो गया था। आखिर में उसकी मुस्कान जो इतनी प्यारी थी। फिर तभी दूसरे पल ऋषभ सोचता है कि उसका ये खड़ूस बॉस तो बहुत ही गुस्से में ऑफिस आया था। फिर ऐसा यहाँ क्या हुआ जो वह इस तरह से मुस्कुरा रहा है। इस तरह से मुस्कुराते तो ऋषभ ने पहले कभी नहीं देखा था। इस समय वह अपनी आंखें फाड़े रेहान को देख रहा था। वही रेहान को एहसास हो जाता है कि केबिन में कोई आया है और धीरे से अपनी आंखों को खोलना है और अपने सामने ऋषभ को इस तरह से देखकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वह ऋषभ को घूरते हुए कहता है कि लगता है तुम्हें अब कोई काम नहीं है, इसलिए तुम्हें अफ्रीका भेज देना चाहिए। कुछ साल वहां रहोगे तो तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। रेहान की बातों को सुनकर ऋषभ अपने होश में आता है और जल्दी से हकलाते हुए कहता है, अरे बस आप ये क्या कह रहे हैं, मेरे पास तो यहाँ इतना काम है कि मुझे सांस लेने का भी टाइम नहीं है। रेहान अपनी भौहों को ऊपर करते हुए कहता है कि तो फिर यह क्या कर रहे थे। रेहान की बातों को सुनकर ऋषभ जल्दी से उसे अपने हाथों में पड़ी फाइल दिखाते हुए कहता है कि वह सर, इसमें आपका सिग्नेचर चाहिए थे, इस वजह से मैं आया था। रेहान उसे अपनी कोल्ड नजरों से एक बार देखा है और फिर फाइल रखने का इशारा करता है। ऋषभ जल्दी से फाइल रखकर अपना सर नीचे करके खड़ा हो जाता है। रेहान देखा है कि अब ऋषभ नहीं जा रहा है तो वह फिर से उसे कहता है, क्या मेरे सर पर खड़े रहने की तनख्वाह देता हूँ। उसकी बातों को सुनकर ऋषभ जल्दी से 9-2-11 हो जाता है, क्योंकि यहाँ रुककर उसे अपने बॉस के गुस्से का शिकार नहीं होना था। वहीं दूसरी तरफ सायरा तो अपनी अलग ही चाल चलने में लगी हुई थी। सायरा जो कि कल रेहान से नहीं मिल पाई थी, इस वजह से उसका मूड बहुत ही ज्यादा खराब था। वह अपना गुस्सा किसी पर निकलना चाहती थी। इस वक्त हाल में विवान अकेले बैठा हुआ था। वह आज का न्यूज़पेपर देख रहा था और इंतजार कर रहा था। तभी सायरा जाकर दूसरे सोफे पर बैठ जाती है। इस वक्त उसकी मेड जो उसकी चापलूसी करती रहती है, वह जल्दी से सायरा के पास आती है और पूछती है, मैडम आपको कुछ चाहिए क्या। सायरा अपनी मेड की तरफ देखते हुए कहती है, अरे तासी तुम क्या कर रही हो, थोड़ा यहाँ रुको। क्योंकि अब तक सायरा ने किया को ऊपर से आते हुए देख लिया था और अब वह सारा फ्रस्ट्रेशन किया के ऊपर निकलना चाहती थी, जिस वजह से उसे यह अच्छा मौका लग रहा था। तासी भी उसकी बात को सुनकर वहीं रुक जाती है। अब तक किया नीचे पहुंच चुकी थी, हालांकि अभी और कोई नहीं आया था, इस वजह से उसे भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। वह जाकर दूसरी तरफ सोफे पर बैठ जाती है। तभी सायरा किया को अपनी जिन भरी नजरों से देखते हुए कहती है, अरे तासी तुम्हें पता है कल हमने पार्टी में बहुत एंजॉय किया। उसकी बातों को सुनकर एक पल के लिए किया उसकी तरफ देखने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस तरह की कल उसकी बेइज्जती की गई थी, यह उसे एंजॉय लगता है तो फिर बाकी सब क्या लगता होगा उसे। तो इस वक्त अपने सामने बैठी इस बेवकूफ पर बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी, लेकिन फिर भी वह शांति से अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है और सामने पड़ी एक मैगजीन उठाकर पढ़ने लगती है। वही सायरा जब देखी है
कि किया उसे देख रही है तो वह खुश हो जाती है और उसे अच्छा मौका लगता है किया को जलाने का। वह अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहती है कि काशी जानती हो कल रेहान ने मुझे अपने साथ डांस करने के लिए इनवाइट किया, हम दोनों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। सभी लोग देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे और हमारी जोड़ी को काफी ज्यादा सराह रहे थे। कई लोग तो ये भी कह रहे थे कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। उनका ये भी कहना था कि मुझे अच्छी लड़की रेहान को कभी नहीं मिल सकती और मैंने देखा है जब जब रेहान मेरे साथ होता है वो कितना ज्यादा खुश होता है। उसकी यह सारी बातें किया और उसका भाई विवान भी सुन रहा था। इस वक्त विवान को अपनी इस बेवकूफ बहन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। कब रेहान इसके साथ इतना अच्छा हो गया। विवान को भी अच्छे से पता था कि रेहान सायरा को पसंद नहीं करता है, पर कल पार्टी में क्या हुआ था इस बारे में विवान को कुछ भी नहीं पता था, वरना वह अभी सायरा को एक अच्छा सबक सीखता। विवान उसकी बातों को इग्नोर करता है और फिर से वह अपने हाथों में पड़े न्यूज़पेपर को पढ़ने लगता है। वही किया को तो हंसी आ रही थी। क्या सच में रेहान ने इसे डांस करने के लिए अप्रोच किया था? क्या सच में रेहान इसके साथ रहता है तो बहुत खुश रहता है? पर उसने तो देखा था कि रेहान ने इसे अपने पास आने पर बहुत ज्यादा फटकार लगाया था। जब से किया यहाँ आई थी तब से उसने सायरा को बहुत अच्छे से नोटिस किया था। अब तक में वह अच्छे से समझ गई थी कि सायरा किस टाइप की लड़की है। उसे सायरा से कोई प्रॉब्लम नहीं थी जब तक कि सायरा उसके रास्ते में नहीं आती है, लेकिन अगर वह बार बार इसी तरह उसे परेशान करने की कोशिश करेगी तो वह कोई संत महात्मा नहीं है जो इतने आराम से इसे छोड़ देगी। वह इसे एक अच्छा सबक सिखाएगी। उधर सायरा अपनी लंबी लंबी फेंक रही थी, जिसे सुनकर विवान बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, पर किया बिल्कुल खामोश बैठी थी। सायरा को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि किया क्यों नहीं ज्वेलर्स फील हो रही है और कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रही है। वो उसे जानबूझकर छेड़ रही थी जिससे वो कोई ऐसी हरकत करे कि सायरा सबकी नजरों में उसे नीचा गिरा सके, पर किया बिल्कुल शांत थी। वह सायरा के चेहरे को ही देखकर बता सकती थी कि इस वक्त सायरा के दिमाग में क्या चल रहा है। वही किया को किसी के आने की आहट महसूस हो जाती है। वो काफी ज्यादा अलर्ट रहती थी जिस वजह से वह किसी भी बात को बहुत ही जल्दी ऑब्जर्व कर लेती थी। इस वक्त उसे महसूस हो रहा था कि उनके पीछे कोई आ रहा है, पर वह एक बार भी पीछे देखने की जरूरत नहीं समझती है। वही सायरा अभी भी बड़ी बड़ी देंगे हाथ रही थी। वह काशी को बता रही थी कि किस तरह से वह पार्टी की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई थी। को अच्छे से पता था कि विवान पार्टी में नहीं गया था और इस सर्वेंट को कुछ भी पता नहीं होगा। रही बात किया की, तो उसने अच्छे से पार्टी में देखा था किया वहां नहीं गई थी, इस वजह से वह बेझिझक होकर बड़ी बड़ी डीगे हाँक रही थी। उसे इस वक्त बिल्कुल नहीं अंदाजा था कि उसकी बातों को पीछे खड़ा कोई सुन रहा है, और यह कोई नहीं था बल्कि मयंक था, जो कि अभी कुछ देर पहले सिक्योरिटी चेक करने के लिए बाहर गया था। और जैसे ही वह अंदर आया उसने सायरा की बातों को सुना, इस वजह से वह चुपचाप सायरा के पीछे खड़ा था। वह देखना चाहता था कि आखिर सायरा कितना ज्यादा गिर सकती है। उसे सायरा से इस तरह की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि सायरा हमेशा उसके सामने एक अच्छी बहन का किरदार निभाती थी। तभी उसकी नज़र किया पर भी पड़ती है। वह देखता है कि किया बिल्कुल खामोश थी और उसका पूरा फोकस उसके हाथ पर पड़े मैगजीन पर था। तो सायरा की बेशर्मी पर हैरानी हो रही थी। कल कितना ज्यादा रेहान ने उसे डांटा था, फिर भी इसके अंदर तो बिल्कुल किसी बात का कोई गिल्ट ही नहीं है। मयंक अपना सर झटक देता है।
आखिर में वह समझ सकता था कि रेहान क्यों सायरा से शादी नहीं करना चाहता। जिस तरह की इसकी हरकत है, रेहान के जगह कोई और होता वह भी इससे शादी नहीं करता। वह देख सकता था कि सायरा किस तरह से किया को जलाने की कोशिश कर रही थी, पर मयंक को अच्छे से पता था कि किया को इससे कोई असर नहीं पड़ रहा होगा, क्योंकि वह जानता था कि किया रेहान को नहीं जानती है। अगर रेहान और किया एक दूसरे को जानते होते तो इस बारे में उसे भी पता होता, क्योंकि वह हमेशा रेहान के साथ रहता है। वह तो सायरा की बेवकूफ़ी पर हंस भी नहीं सकता था। आखिर में यह उसकी ही तो बहन है, पर वह कुछ कर भी नहीं सकता, सिर्फ बेबसी से। वह किया की तरफ देखा है। इस वक्त उसे किया से जाकर बात करने का मन कर रहा था, पर शायद उनका रिश्ता इतना अच्छा नहीं था। और जब भी मयंक और किया की मुलाकात हुई, ऐसी सिचुएशन में हुई कि मयंक का सोच भी नहीं सकता कि किया उसके बारे में क्या सोचती होगी। मयंक किया को एकटक देख रहा था। किया को भी अपने ऊपर मयंक की नजरें महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी किया एक बार की मयंक के तरफ नहीं देखी है। वही किया ने आज वाइट क्रॉप टॉप के साथ ब्लू जीन्स पहना हुआ था। वह बहुत ही मासूम और प्यारी लग रही थी। इस वक्त मयंक किया को बिल्कुल उसे खूबसूरत रूप में देख रहा था। जब अपना इस तरह का सांवला मेकअप करके नहीं रखती थी, आखिर में मयंक ने उसका असली चेहरा देखा था, तो उसके आंखों के सामने वही रूप आता है। अब आगे क्या होगा? क्या सायरा की इस हरकत पर मयंक उसे डांटेगा या फिर अभी भी चुप रहेगी? जानने के लिए चलिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। एपिसोड 93, सायरा की जलन। अब तक आपने सुना कि किस तरह से सायरा अपनी सर्वेंट से लंबी लंबी फेंक रही थी और उसकी सारी बात पीछे से मयंक सुन रहा था। अब आगे। अभी तक विवान की नजर किया पर नहीं पड़ी थी, क्योंकि किया विवान के दूसरी साइड आकर बैठी थी और विवार ने पहले ही किया को देख लिया होता तो इस तरह सायरा के आवाज को सुनकर टॉर्चर नहीं हो रहा होता। वह उछलकर किया के पास पहुंच चुका होता। वही मयंक से जब बर्दाश्त नहीं होता तो वह तेज आवाज में सायरा को कहता है, मुझे लगता है सायरा, कल तुमने वाकई में पार्टी में ज्यादा एंजॉय किया। पीछे से आई हुई आवाज को सायरा अच्छे से पहचानती थी। आखिर में वह इस आवाज को कैसे नहीं पहचानती? उसका मुंह तो बिल्कुल काला पड़ चुका था, उसके गले से अब आवाज नहीं निकल रही थी। क्या उसके बड़े भाई ने सब कुछ सुन लिया? क्या वह मेरे पीछे खड़े हैं? और कब से खड़े हैं? इस समय तो सायरा के दिल की धड़कन डर की वजह से बढ़ गई थी। उसका आज तक का बना बनाया अच्छी बहन का रिपुटेशन बर्बाद हो गया। सायरा डरते हुए अपने पीछे देखी है और हकलाते हुए कहती है, भाई भाई आप कब आए? उसे तो पता ही नहीं था कि उसका मयंक भाई घर आया हुआ है। अगर उसे पता होता तो वह इस तरह की हरकत कभी नहीं करती। उसे मयंक के गुस्से के बारे में अच्छे से पता था। वह मयंक के सामने हमेशा एक अच्छी बहन बनाकर रहती थी। इस समय तो सायरा को काटो तो खून नहीं वाली कहावत बिल्कुल फिट पड़ रही थी। वह जल्दी से अपना फेस इंप्रेशन ठीक करती है और बहुत कोशिश करने पर अपने आप को नॉर्मल कर पाती है। वह जल्दी से आगे बढ़कर मयंक का हाथ पकड़ लेती है और चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लाते हुए कहती है, अरे भाई आप कब आए? मैं आपको देखकर सचमुच में बहुत ज्यादा खुश हूँ। आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आप घर आ रहे हैं? सायरा की बातों को सुनकर मयंक की आंखें छोटी हो जाती है। क्या उसे घर आने से पहले अपनी इस छोटी बहन को बताना पड़ेगा वह कहना क्या चाहती है? इस वक्त मयंक काफी अजीब तरीके से सायरा को घर रहा था। सायरा भी समझ चुकी थी कि मयंक उसे इस तरह से क्यों देख रहा है। वह जल्दी से अपनी बातों को करेक्ट करते हुए कहती है कि
अरे नहीं नहीं भाई, मेरे कहने का यह मतलब नहीं था। मैं तो ये कहना चाहती थी कि मुझे पता होता तो मैं आपके लिए कोई अच्छा गिफ्ट प्रिपेयर करके रखती आपके आने की खुशी में। मयंक उसे अपना हाथ दिखाते हुए कहता है कि तुम ठीक से रहो, बस इससे बड़ा गिफ्ट मेरे लिए कुछ और नहीं हो सकता है। बाकी तुम्हें मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस समय मयंक उसे इस तरह से कह रहा था कि सायरा को अपने रीढ़ की हड्डी तक कंपन महसूस होती है। सायरा को अच्छे से पता था कि मयंक उसे किस बात के लिए वार्न कर रहा है। इस वक्त सायरा का मुंह देखते ही बन रहा था। काशी भी वहां से भाग चुकी थी। उसे मयंक के गुस्से से बहुत ज्यादा डर लगता था। मेरी सायरा को तो समझ नहीं आ रहा था कि वह आगे क्या कहे। अब तक सब कुछ देखकर विवान बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। आखिर में इस बकबक की जबान जो बंद हो गई थी, बहुत देर से फुदक रही थी, जो विवान से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। विवान मुड़कर अब अपने भाई की तरफ देखा है। उसके होठों पर बड़ी सी स्माइल थी। इस तरह से सायरा को डांट खाता देखकर विवान को बहुत मजा आ रहा था। तभी उसकी नजर किया पर पड़ती है और तुरंत अपनी जगह से उठकर तेजी से किया की ओर जाता है। वह इतनी तेजी से किया की ओर गया था कि एक पल के लिए मयंक को भी नहीं समझ आया कि अचानक विवान को क्या हो गया। अभी तो बिल्कुल शांत बैठा था, तभी वह देखता है कि विवान जल्दी से जाकर किया को साइड हग कर लेता है। उसे ऐसा करता देख मयंक को जलन होती है। वह अभी तक किया के पास एक बार भी नहीं गया था और उसके भाई किस तरह से उसे पर अपना पूरा हक जताकर उसे चपके रहते थे। इस वक्त मयंक का सारा ध्यान विवान और किया पर था। विवान किया से बहुत प्यार से बातें कर रहा था और उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल बनी हुई थी। वही किया भी विवान से बहुत प्यार से बात कर रही थी और बहुत प्यार से उसके सर पर भी हाथ फेर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे माँ अपने बच्चों को दुलार रही हो। ये सब देखकर तो मयंक को बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। क्या कभी उसकी बहन भी उसके साथ ऐसे ही बातें करेगी? क्या कभी वह भी खुलकर अपनी बहन को अपने गले से लगा सकेगा? तभी धीरे धीरे करके सभी लोग नीचे आने लगते हैं। सभी ब्रेकफास्ट के लिए अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठने लगते हैं। हेड चेयर पर किया के पापा बैठे थे, वहीं दूसरी साइड किया के चाचा और चाची बैठे थे। सायरा भी मौका देखकर जल्दी से निकाल लेती है। वह भी जाकर जल्दी से एक चेयर खींचकर बैठ जाती है। इस वक्त उसे मयंक से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। तभी विवान और किया भी उठकर डाइनिंग टेबल के पास पहुंच जाते हैं। ये देखकर मयंक भी जल्दी से उसके पीछे जाता है। अब तक अमन भी वहां पहुंच चुका था। वह देखता है कि किया चेयर पर बैठ रही है। वो तुरंत उसकी साइड वाली चेयर खींचकर बैठ जाता है। अभी विवान किया के दूसरी तरफ बैठने वाला था कि जैसे ही वो चेयर खींचता है, जल्दी से मयंक जाकर उसे पर बैठ जाता है। ये देखकर तो विवान की आंखें ही बड़ी हो जाती है। आखिर में उसका भाई करना क्या चाहता है? इस तरह से बच्चों वाली हरकत वह कब से करने लगा? ये चेयर तो उसने खींची थी बैठने के लिए। क्या उसके भाई को समझ नहीं आ रहा था जो वह झट से जाकर उसकी जगह पर बैठ गया? विवान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था अपने इस भाई पर वो कुछ नहीं कर सकता था। वह सिर्फ मयंक को एक तक देखे जा रहा था। जब मयंक देखा है कि वह बगल से नहीं है रहा है, तो वह अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें ब्रेकफास्ट नहीं करना है? जाकर अपनी जगह पर बैठो। मयंक की इतनी भारी आवाज सुनकर विवान जल्दी से दूसरे साइड जाकर अपनी मां के बगल बैठ जाता है। वही उसके दूसरे साइड सायरा बैठी हुई थी। वह भी मयंक को देख रही थी। उसने भी नोटिस किया था कि किस तरह मयंक तेजी से आकर उसे चेयर पर बैठ गया था, पर वह सोचती है कि शायद उसे देखने में कुछ गलतफहमी हुई है और वह अपना नाश्ता लेने लगती है। वही अमन बहुत खुश था क्योंकि वह अपनी बहन के बगल बैठने में कामयाब हो चुका था। नहीं तो हमेशा उसके मम्मी पापा ही बैठ जाते थे। वहीं उसके मम्मी पापा घर कर उन दोनों लड़कों को देख रहे थे जो उनकी बेटी को उनके पास न बैठने देने के बजाय
खुद दोनों तरफ चपक कर बैठ गए थे। किया के पापा चाहते थे कि उनके बगल वाली चेयर पर किया बैठे, जिससे दोनों मियाँ बीवी उसे आराम से खाना खिला सके। तभी अमन जल्दी से कुछ डिश निकाल कर किया की प्लेट पर रखना लगता है। वही अमन को देखकर विवान भी जल्दी से अपनी जगह से उठकर एक डिश उठाकर किया की प्लेट पर रख देता है और कहता है कि दी, इस टेस्ट करो, ये बहुत अच्छा है। किया विवान की बातों को सुनकर प्यार से उसकी तरफ देखती है और हाँ में अपना सर हिला देती है। तभी किया की माँ, जो उसके दूसरी साइड बैठी थी, वो भी जल्दी से एक डिश उठाकर किया की प्लेट में रख देती है और अपनी बेटी को देखते हुए कहती है कि बेटा आराम से खाओ, तुम बहुत दुबली हो गई हो, थोड़ा ज्यादा खाना खाया करो, नहीं तो कमजोर हो जाओगी। सब देखकर मयंक को बहुत अच्छा लग रहा था। वह भी अपनी बहन के प्लेट में सर्व करना चाहता था, पर वो कैसे करे, उसे बड़ा अजीब सा लग रहा था। उसने आपसे पहले ऐसा कभी किसी के साथ नहीं किया था, इस वजह से चाहकर भी उसके हाथ नहीं उठ रहे थे। लेकिन वह देखता है कि बार बार अमन और विवान उसे कुछ ना कुछ खाने को दे रहे थे। अब तो उसे अपने इन दोनों भाइयों से बहुत ज्यादा जलन होने लगी थी। से बर्दाश्त नहीं होता तो वह जल्दी से अपने सामने पड़े कुछ नाश्ते को किया के प्लेट पर सर्व करने लगता है। वह बार बार कुछ ना कुछ उठाकर किया की प्लेट पर लगातार रखे जा रहा था, इस वजह से किया की प्लेट बहुत ज्यादा भर जाती है। उसे ऐसा करता देख सभी अपनी आंखें फाड़े देख रहे थे। आखिर में आज मयंक को क्या हो गया है? मयंक तो इस तरह का नहीं था। वह तो इतनी शांति से बैठकर खाना खाता था कि किसी की आवाज भी उसे पसंद नहीं थी, और वही आज वह खुद किसी को खाना सर्व कर रहा है। इस तरह की हरकत वह कब से करने लगा। वहीं दूसरी तरफ सायरा की मुट्ठी तो गुस्से के मारे कई हुई थी, उसके नाखून उसकी मुट्ठी में गड़ रहे थे। इस वक्त उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वह सबका खून कर दे। उसके तीनों भाई पागल हो गए हैं क्या? वह इस गांव की गंवार लड़की को कैसे इतना ज्यादा रिस्पेक्ट दे सकते हैं? क्या उन्हें वह दिखाई नहीं दे रही है? क्या उन्हें उसके लिए थोड़ा भी फील नहीं हो रहा है? सायरा का तो दिल कर रहा था कि वह अभी के अभी उठे और किया की जान ले ले। आखिर में वह कैसे उसकी जगह पर आ सकती है? वह कैसे अपने सारे भाइयों का अटेंशन एक साथ का सकती है? उसे अपने भाइयों का अटेंशन पाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। और यहाँ ये कल की आई गांव की गंवार सबको अपनी ओर कैसे खींच सकती है? क्या इसमें कोई जादू किया है? इन पर इतनी अगली सी दिखने वाली लड़की को उनके भाई कैसे इतना अटेंशन दे सकते हैं? क्या ये गलत नहीं है? क्या मैं उनकी प्रिंस उनके सामने बैठी हूँ, उन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है? क्या उन्हें मेरी प्लेट में नहीं सर्व करना चाहिए? इस समय सायरा का दिमाग गुस्से से फटा जा रहा था। उसे अपने भाइयों का किया के प्रति यह प्यार देखा नहीं जा रहा था। वही किया अपने प्लेट में इतना सारा खाना देखकर तो बिल्कुल आश्चर्य में थी। वह आश्चर्य के साथ मयंक को देख रही थी। आखिर में मयंक उसे क्या समझता है? क्या वह कोई पेटू है जो इतना खाना एक साथ खा सकती है? किया को अपनी तरफ इस तरह देखा देखकर मयंक थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वह अपनी भावों को उचकते हुए पूछता है, क्या हुआ? क्या तुम्हें ब्रेकफास्ट नहीं करना है? किया हाँ मैं अपना सर हिलाती है, पर उसके साथ ही रहती है, भाई मैं इतना खाना नहीं खा सकती हूँ। वक्त किया के मुंह से भाई सुनकर मयंक को बहुत अच्छा लग रहा था। किया के मुंह से भाई शब्द इतना प्यारा लगता था कि मानो वह दिन भर सुनता रहे तब भी नहीं थकेगा। तभी उसकी नज़र किया के प्लेट पर जाती है। वो उसकी प्लेट देखकर बिल्कुल एम्बेरस्ड हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या कहे। वह प्यार से किया की तरफ देखते हुए कहता है, वह सॉरी, मुझे समझ नहीं आया कि कितना खाना सर्व करूं। वह मुझे नहीं पता ना कि तुम कितना खाती हो। अब उसकी बातों को सुनकर सभी अपनी आंखें फाड़े उसे देखने लगते हैं।
क्या वह किसी बेवकूफ को देख रहे हैं? अरे कोई भी इंसान नॉर्मल ही खाना खाएगा, जितना वह खुद करता है उससे ज्यादा तो कोई नहीं खा सकता है। और इस वक्त 3 लोगों का नाश्ता उसकी प्लेट में पड़ा था। इतना नाश्ता तो 3 लोग मिलकर करते हैं। लेकिन कोई किसी से कुछ नहीं कहता, वह बस मयंक को देख रहे थे। अंदर ही अंदर वह सभी हंस रहे थे कि आज मयंक को क्या हो गया है। वही अमन एक अच्छे भाई की तरह जल्दी जल्दी किया के प्लेट से नाश्ते को काम करता है और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहता है कि बच्चा अब खाओ, अब ठीक है क्या? भी हाँ में कर हिलती है और चुपचाप फिर से नष्ट करने लगती है। इस समय मयंक को इतना शर्मा रहा था कि वह यहाँ से भाग जाना चाहता था। एक तो जिंदगी में पहली बार उसने किसी के लिए कुछ किया और वह भी इतना ज्यादा गड़बड़ हो गया। वह चुपचाप अपना सर नीचे करके नाश्ता करने लगता है। वही सायरा जलबुझ कर राख हो रही थी। वह मन ही मन किया को सबक सिखाने को सोचती है। आगे क्या होगा चलिए जानने के लिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 94, मनीषा जी का सीक्रेट। दोस्तों, आप लोगों ने कमेंट किया है कि मैं पीछे की स्टोरी अधूरी छोड़ी है, तो आपको बता दूं कि मैं एक वक्त पर एक ही स्टोरी लिख पाती हूँ। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं होता है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि मैं उन स्टोरी को पूरा नहीं करूंगी। जैसे ही यह स्टोरी पूरी हो जाएगी मैं पिछली स्टोरी को फिर से शुरू कर दूंगी और अपनी सभी स्टोरी को पूरा करूंगी। लेकिन अभी एक टाइम पर सिर्फ एक ही स्टोरी लिख सकती हूँ। इसके लिए आपसे माफी चाहती हूँ, पर पीछे की सभी स्टोरी पूरी होगी, इसलिए आप लोग या बिल्कुल ना सोचे कि स्टोरी आधी अधूरी छोड़ दूंगी। अभी आपको यह अच्छी लगती है तो यही दे रही हूँ। अब तक आपने सुना कि किस तरह से किया पर अपने भाइयों को प्यार लुटाता देखकर सायरा की जलन बर्दाश्त के बाहर हो जाती है और वह किया को सबक सिखाने को ठनती है। अब आगे राजवंशी विला। मनीषा जी किसी से कॉल पर बात कर रही थी। इस वक्त वह बहुत ज्यादा ही गंभीर दिखाई पड़ रही थी। वह शायद किसी से बहुत ही अर्जेंट बात कर रही थी। जैसे ही वह अपना फोन रखती हैं, उनके चेहरे पर अजीब सी परेशानी दिखाई पड़ने लगती है। वह कुछ देर इसी तरह शांत बैठी रहती हैं और फिर कुछ सोचकर वह अपना फोन उठाकर एक नंबर डायल करती हैं। दूसरी तरफ से फोन उठा लिया जाता है और उधर से एक बहुत भारी आवाज आती है। हेलो, बोलो मनु जी। हाँ, मनीषा जी का निकनेम मनु था, जिसे उनके अपने इस नाम से पुकारा करते थे। दूसरी तरफ की आवाज सुनकर मनीषा जी के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। आखिर में वह कितने दिनों बाद यह आवाज सुन रही है। सामने फोन पर कोई 70 साल का बुजुर्ग व्यक्ति था। उन्हें वह बहुत अच्छे से ग्रीट करती हैं और कहती हैं, अंकल आप कैसे हैं और आपकी तबीयत कैसी है? मनु की बातें सुनकर वह बुजुर्ग हंसते हुए कहता है, मैं कैसा होगा, बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरी तबीयत को क्या हुआ है? तबीयत भी बिल्कुल ठीक है। आखिर में मैं तुम्हारी तरह कोई कमजोर थोड़ा किन हूँ जो इतना जल्दी बीमार पड़ जाऊंगा। ये कहकर जोर से हंसने लगते हैं। उनकी बातों को सुनकर मनीष जी को भी हंसी आ जाती है। आखिर में वो कैसे भूल सकती हैं कि उनके अंकल कितने ज्यादा परफेक्ट इंसान हैं। वह तो किसी तरह की लापरवाही ना करते हैं और ना ही उन्हें पसंद है। आपको बता दे कि इस समय मनीषा जी जिस अंकल से बात कर रही थी, वो और कोई नहीं किया के पहले नंबर वाले दादा वीरेंद्र सहगल थे, जो एक माफिया डॉन थे। इस समय वह रूस में ही थे। वही मनीषा जी के बारे में हमने आपको बताया था कि उनके भी कुछ सीक्रेट हैं। तो वह सीक्रेट यह है कि पहले मनीष जी वीरेंद्र सहगल के साथ काम किया करती थी। वीरेंद्र सहगल जी मनीषा जी को अपनी बेटी के समान मानते थे और अपने माफिया किंग की गद्दी पर उसे बैठना चाहते थे, पर कुछ हादसों की वजह से मनीषा जी ने उनका ये प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। फिर भी वीरेंद्र जी अपनी मनु को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। मनीषा जी को वीरेंद्र जी ने ही ट्रेन किया था, जिस वजह से वह फाइटिंग में इतनी ज्यादा कैपेबल थी
कि उसे टाइम पर उन्हें कोई हार नहीं सकता था, लेकिन रेहान के जन्म के बाद उनके साथ कुछ ऐसा होता है कि उन्हें यह माफिया वाली दुनिया छोड़नी पड़ती है और वह शांति से इंडिया जाकर अपना जीवन बिताने लगते हैं। इनके बारे में उनके हस्बैंड और इनके सास ससुर को सब कुछ पता था, इस वजह से जब भी मनीषा जी घर से बाहर निकलती थी उन्हें उनकी जान का खतरा बना रहता था। और आज मनीषा जी ने इसी वजह से वीरेंद्र जी के पास कॉल किया था, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहती थी कि यह अटैक उन पर किसने किया था, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि यह लोग बाहर से आए हुए थे, उसमें से किसी एक का चेहरा उसे वक्त मनीषा जी ने देख लिया था, जिसे वो तुरंत समझ गई थी कि यह अटैक कर बाहर से बुलाए गए हैं। वो इस बारे में रेहान को परेशान नहीं करना चाहती थी, इस वजह से उन्होंने वीरेंद्र जी को सारी बातें बता दी। जैसे ही वीरेंद्र जी ने अपनी मनु के मुंह से यह बात सुनी तो उनका खून खौलने लगा। आखिर में किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो उनकी प्यारी बच्ची पर इस तरह अटैक कर सकता है, और क्या इस वक्त उनकी मनु ठीक है? वो घबराहट के साथ पूछते हैं, मनु क्या तुम ठीक हो? मनीषा जी बड़े ही आराम से कहती हैं, हाँ अंकल मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बिल्कुल परेशान ना होइए, बस मुझे इनके बारे में सारी डिटेल पता करके बताइए। तभी वीरेंद्र जी कहते हैं, मनु तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मेरी पोती इस समय इंडिया में ही है। उनकी बातों को सुनकर मनु को कुछ समझ नहीं आया। वह उनसे पूछता है कि कौन सी पोती, क्योंकि उन्हें पता है इनकी 2 पोती है। तभी वीरेंद्र जी हंसते हुए कहते हैं, अरे और कौन, अपनी माफिया क्वीन। उनकी बातों को सुनकर मनीषा जी के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह वीरेंद्र जी से कहती हैं, अंकल फिर आप अपनी इस लाडली प्रिंस से मेरी मुलाकात क्यों नहीं करवा देते? कब से सुनते आई हूँ बड़ाई करते आपकी जबान नहीं थकती है, लेकिन जब भी मिलने की बात आती है आप टाल जाते थे कि वह इंडिया नहीं जाएगी। अगर वह इंडिया में है तो प्लीज मुझसे मिलने को कहिए, मैं भी आपकी इस प्यारी पोती से मिलने के लिए बहुत बेकरार हूँ, कब से सिर्फ नाम ही सुन रखा है, सामने से देख लूं, थोड़ा परख भी लूं कैसी है आपकी पोती। मनु की बातों को सुनकर वीरेंद्र दादाजी हंसने लगते हैं और कहते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं, ये जिम्मेदारी मैं उसी को देने वाला हूँ और मुझे यकीन है कि वो बहुत जल्दी तुम्हारे मुजरिमों को तुम्हारे सामने कर देगी। तुम उसे बिल्कुल नहीं जानती हो, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसी तरह कुछ देर तक दोनों लोग बात करते हैं और फिर वो मनीषा जी को आराम करने को कह देते हैं। वो भी उनकी बातों को सुनकर फोन कट कर देती हैं। इस समय उनके दिल में खुशी थी, वह आखिर में उसे शख्स से मिलने वाली थी जिनकी उनके अंकल इतनी ज्यादा बड़ाई करते हैं, क्योंकि वह अच्छे से जानते हैं कि उनके अंकल इतनी ज्यादा क्रूएल है कि उनके मुंह से किसी के लिए बड़ाई के 2 शब्द भी नहीं निकलते हैं। अगर वो उनकी इतनी बड़ाई करते हैं तो जरूर उसे लड़की में कुछ तो खास होगा। अब तो मनीष जी से बिल्कुल वेट नहीं किया जा रहा था। जैसे ही मनु का फोन कट होता है वीरेंद्र जी तुरंत किया के पास फोन लगा देते हैं। बहुत दिन हो गए थे उन्हें किया से बात किए हुए और उनकी इस प्यारी बेटी का मामला भी बहुत ज्यादा सीरियस था, इस वजह से वह चाहते थे कि इस मामले को किया संभाले। उन्हें पता था कि किया हर तरह के एंटीडोट बना लेती है, अगर वह इस मामले को संभाल लेगी तो उनकी प्यारी बेटी को कुछ नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ फोन के रिंग की आवाज सुनकर किया अपना फोन उठाती है और बहुत ही प्यार से अपने दादाजी को ग्रेट करती है। किया की आवाज सुनकर वीरेंद्र दादाजी के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। आखिर में उनके इस प्यारी पोती की आवाज ही इतनी प्यारी है जिसे कोई भी सुनकर बिना मुस्कुराए ना रह जाए। किया से उसका हाल चाल लेते हैं, फिर उसके बाद किया को सारी सिचुएशन के बारे में बता देते हैं। किया भी उनकी बातों को ध्यान से सुनती है और वह अपने दादा से प्रॉमिस करती है कि वह मनु जी की पूरी सहायता करेगी और कोशिश करेगी कि वह किसी भी
तरह से एंटीडोट बना ले। इस वक्त उसे नहीं पता था कि उसके दादा किसके बारे में बात कर रहे थे, या को तो बस इतना पता था कि उसके दादा अपनी इस बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। फिर मैं जब तक किया को दादाजी ट्रेनिंग करवा रहे थे तब तक वो अपनी मनु का ही उदाहरण दिया करते थे। इस वजह से किया उनके बारे में सब कुछ जानती थी, बस यह नहीं जानती थी कि उनकी प्यारी बेटी मनु उसकी वही आंटी है जिसकी जान अभी कुछ दिन पहले किया ने बचाया था। वह दादाजी से उनका एड्रेस ले लेती है। इस समय किया को मनीषा जी के दूसरे बंगले का एड्रेस दिया गया था, क्योंकि मनीषा जी नहीं चाहती थी कि यह बात उनके घर में किसी को पता चले। वो बहुत शांति से इस केस को सुलझाना चाहती थी, इसलिए अपने दूसरे विला का एड्रेस वीरेंद्र दादाजी को दिया था। किया भी अपनी मनु आंटी से मिलना चाहती थी। उसे पता था कि जिस तरह से वो उन्हें अच्छी तरह से जानती है, इस तरह से उन्हें भी उनके बारे में पता होगा, क्योंकि वह अपने वीरेंद्र दादाजी को अच्छे से जानती थी। जरूर वीरेंद्र दादाजी ने किया के बारे में सब कुछ आंटी को बता दिया होगा। कुछ देर सारी बातें करने के बाद किया फोन रख देती है। इस वक्त वह अपने रूम में अपना काम कर रही थी। वो कुछ मैसेज टाइप करके शंकर को भेज देती है और फिर से अपना काम करने लगती है। तो दोस्तों, अब आगे क्या होगा जब किया और मनीषा जी का आमना सामना होगा, और उसे वक्त क्या होगा जब मनीष जी रेहान से किया को मिलवाएगी, वह आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोग क्या कहते हैं? दादाजी को भी किया से मिलवा दिया जाए, इन सब के सामने किया का असली चेहरा आ जाए। जल्दी से कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। जाने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।